नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी प्लस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और साइंस के जो प्रश्न है उसी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो जो लोग अभी नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, यदि आप साइंस पे पकड़ नहीं बनाते हैं तो फिर बिहार के एग्जाम में खास करके बीपीएससी में रिजल्ट लाना अब मुश्किल हो गया है। रिजल्ट उन्हीं का होगा जिनका साइंस बेहतर बैकग्राउंड होगा, क्योंकि साइंस अब काफी कठिन पूछा जाने लगा है। लेकिन कई बार ऐसा हो रहा है दोस्तों कि 5 से 10 क्वेश्चन जो है 5 से 10 क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर के रहते हैं और यही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यदि आपका गलती हो जा रहा है और कट ऑफ मान के चलते हैं कि 90 जा रहा है, ठीक है, आपके आए हैं 85 और 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने गलती कर दिया तो आप रिजल्ट के रेस से बाहर हो गए। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जिनका भी बैकग्राउंड साइंस नहीं है और जिनको साइंस याद नहीं रहता है या फिर उनको समझ में नहीं आता है, तो उसी के लिए हम ये सीरीज शुरू किए हैं कि वो लोग अच्छे तरीके से साइंस को समझ करके याद करते चलिए और यहाँ से कोई प्रश्न आता है तो आपका प्रश्न गलती नहीं हो, इसकी पूरी संभावना रहेगा। यदि आप एक बार वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट करवा देंगे, ताकि इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका गलती नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो। तो देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें जो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, यानी जो लोग हड्डी का विज्ञान होता है वो क्या कहलाता है। या फिर अगर आप हॉस्पिटल में जाते होंगे तो आप हड्डी जांच करवाते हैं, तो हड्डी का जो जांच होता है उसकी जो पढ़ाई होती है वो विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होती है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है। दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, तो हड्डियों की पढ़ाई होती है, यानी हड्डी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत ऑस्टियोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम हड्डियों की पढ़ाई करते हैं। वही अगर हम बात करें अगले प्रश्न का, तो यहाँ पे एक प्रश्न और याद रखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओरोलॉजी क्या है, तो यह जो है पर्वतों का अध्ययन है, यानी कि स्टडी ऑफ माउंटेन। पर्वतों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ओरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगले प्रश्न काफी बीबीआई प्रश्न है दोस्तों, और ये इसमें देखिए कि आपसे क्या पूछा गया था एग्जाम में। देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया हुआ था कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसा है जिसके कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है। तो ऐसे तो आप लोग वायरस सुने होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपको लाइकेन, विषाणु, उसके बाद जो है आपका जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और साथ में शैवाल, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 से अधिक हो जाएगा, 1 से अधिक इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगले प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न तो कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। दोस्तों, तो लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, जिसे अंग्रेजी में बोन मैरो कहा जाता है। यानी मनुष्य के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में ही इसका निर्माण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो जो आयोडीन मिली होती है ये आपको थायरॉक्सिन में मिली होती है। कहाँ मिली होती है दोस्तों, तो थायरॉक्सिन में जो है आपको आयोडीन मिली होती है, और आयोडीन की कमी से जो है गलकांड यानी कि घेघा नामक बीमारी हो जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और देखिए अगला प्रश्न भी काफी बीबीआई प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा हुआ है। देखिए, एड्स के संबंध में काफी आपने सुना होगा। देखिए, एड्स किसके कारण होता है, तो एड्स जो है आपको एचआईवी वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो यह जो है आपको एचआईवी वायरस, एचआईवी, ये जो है आपको वायरस के कारण होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि एड्स किसके कारण होता है, तो बी सानू के यानी कि वायरस के कारण होता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन काफी बीबीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने पूछा था एग्जाम में कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, तो आप तो याद करके जाते हैं कि दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। लेकिन पास्कल देखिएगा दोस्तों कोई ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉन ऑफ दी, जो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दाब का मात्रक पास्कल नहीं
पास्कल तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। साथ ही दाब का एक और मात्रक याद रखिएगा कि दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ये भी चीजें आपको याद रखने के योग्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पे हम कुछ समझते हुए चलते हैं दोस्तों कि एक बार जो है यहाँ पे पूछा गया है कि सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, यानी सूरज का प्रकाश जो है जब सूर्य से चलता है तो हमारे पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है कि 8 मिनट में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो 8 मिनट भी है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट टाइम होता है वो 8 मिनट और 20 सेकेंड होता है। तो 8 मिनट और 20 सेकेंड अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पे चूंकि दिया हुआ था उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर आयोग ने माना है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर आपको सीधा सीधा 8 मिनट दिया रहे, ठीक है, तब आप उत्तर लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑप्शन ये भी था कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 8 मिनट 20 सेकेंड सही उत्तर होता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। हाँ, तो इसमें देखिए काफी बीबीआई प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, तो अदिश राशि और सदिश राशि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बताते चले कि वैसी भौतिक राशियां जिसमें की दिशा यानी कि डायरेक्शन, यानी कि आप देखेंगे कि जिसमें दिशा, ठीक है दोस्तों, दिशा और परिमाण दोनों होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है, तो वैसे राशि को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आपका जो है बल सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है और त्वरण भी सदिश राशि है। जबकि ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है ये आपको क्या है, तो ऑप्शन बी में दाब दिया हुआ है और दाब एक अदिश राशि है। आप लोग याद रखिएगा कि दाब क्या है, तो दाब जो है आपका अदिश राशि है। जबकि बल क्या होता है, तो बल जो है, बल को हम लोग फोर्स को F से डिनोट करते हैं, F बराबर m में, यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है। तो ये जो है सदिश राशि और अदिश राशि का जो कुछ उदाहरण है इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए अगला प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं कि अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ भी मात्रक से जुड़ा हुआ ही प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राशि के बारे में पूछा गया है कि किस राशि का मात्रक नहीं होता है। तो देखिए विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, देखिए विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, ये आप लोग को याद रखना है। वही अगर हम लोग बात करें प्रतिबल का, तो देखिए प्रतिबल का अगर हम मात्रक की बात करें न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, प्रतिबल का याद रखिएगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये आप लोग जानते ही हैं, और बल यानी कि F बराबर ma होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। और वही अगर हम लोग बात कर ले, अब देखिए यहाँ पर ma क्या है, तो m जो है द्रव्यमान को डिनोट करता है, मास को, और a जो है एक्सेलरेशन को डिनोट करता है, यानी कि त्वरण को डिनोट करता है। तो देखिए आप अगर बात करेंगे द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान को हम लोग केजी में डिनोट करते हैं और त्वरण को हम लोग मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में डिनोट करते हैं। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं, यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर ही न्यूटन होता है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। वही अगर हम बात करें दाब का, तो दाब का मात्रक पास्कल होता है और ये होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए आप ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे दाब का मात्रक और प्रतिबल का मात्रक दोनों समान होता है, क्योंकि दोनों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है, यानी वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार का आचरण करती है, ये आपको बताना था इसमें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि वायु में ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य होती है। क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती है। तो ये भी प्रश्न आप लोग बीवीआई प्रश्न याद रखिएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा हुआ था कि जब किसी चीज का तापमान जो है डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ रहता है तो उसे फ़ारेनहाइट में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। ये तो
मैट्रिक और इंटर में आप लोग पढ़े होंगे, और जो लोग नहीं पढ़े या फिर नहीं याद है तो इसको इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में बताइए, तो यहाँ पे इस फार्मूला का आप लोग याद रख सकते हैं और इसके आधार पे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 ये फार्मूला होता है, और ये आप लोग याद रखिएगा। C का मतलब सेंटीग्रेड, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 50 सेंटीग्रेड तापमान दिया हुआ है, ठीक है, तो 50 और बट्टे में क्या हो जाएगा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9, F माइनस 32 बटा 9, ठीक है। इसी इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 122 डिग्री। कितना आ जाएगा 122 डिग्री। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न भी काफी VVI है, कई एग्जामों में पूछे गए हैं कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, यानी जो ऑप्शन दिए हुए उसमें से आपको बताना है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो देखिए हर्ट्ज में आपको आवृत्ति को मापा जाता है, ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि आवृत्ति को किस में मापा जाता है, तो हर्ट्ज में मापा जाता है। दोनों तरीके से आप लोग याद रखिएगा इसे। वहीं अगर हम लोग बात करें कार्य तथा ऊर्जा का, तो देखिए ऊर्जा का या कार्य का दोनों का मात्रक समान होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक आपको याद रखना है कि इसको जूल में मापा जाता है, ठीक है, जूल में मापा जाता है, और इसको हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं, न्यूटन इंटू मीटर, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। वही बात करें उष्मा का, तो उष्मा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं उष्मा को? कैलोरी में मापा जाता है, यानी क्या, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है जो खाद्य ऊर्जा होता है, यानी कि जो हम लोग खाते हैं तो वो खाद्य ऊर्जा होता है, उसको किस में मापा जाता है? तो खाद्य ऊर्जा को जो है आपको कैलोरी में ही मापा जाता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है आपका 38 नंबर प्रश्न, इसमें क्या पूछा हुआ है? तो 38 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 38 नंबर में आपसे पूछा हुआ है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से आपको बताना है कि शरीर का तापमान किससे नियंत्रित होता है। तो जो शरीर का तापमान है ये आपको हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। काफी VVI प्रश्न है, BPSC के द्वारा मेरे समझ से ये 3 या 4 बार ये प्रश्न पूछा है कि शरीर का तापमान नियंत्रित होता है किससे? तो हाइपोथैलेमस से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा को किस उपकरण से नापी जाती है या मापी जाती है? तो देखिए विद्युत धारा को हम लोग एमीटर से मापते हैं। तो विद्युत धारा की बात पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है, याद रखिएगा। वही अगर हम लोग बात करें विभवांतर, तो विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक समान होता है, और ये वोल्ट मीटर होता है। आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि विद्युत विभव और विभवांतर का मात्रक क्या है? तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। वही बात करें कि पोटेंशियोमीटर क्या है? तो पोटेंशियोमीटर से EMF को कुल कैलकुलेट किया जाता है। पोटेंशियोमीटर से क्या कैलकुलेट किया जाता है? तो EMF को कैलकुलेट किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये भी आपको जो है मात्रक से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है, और यहाँ पे जो है कई मात्रक आपको सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में पूछा है कि विद्युत शक्ति की इकाई बताइए। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों? तो विद्युत शक्ति का इकाई आपका वाट हो जाएगा। वही हम रेस्ट की बात कर ले तो एम्पियर क्या होता है? तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है, जो कि अभी आपने देखा था। वही हम लोग बात करें वोल्ट का, तो विद्युत विभव और विभवांतर, विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। कूलम में क्या मापा जाता है? तो कूलम में जो है विद्युत आवेश मापा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज मापा जाता है। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को किसमें मापा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कि इसे कूलम में मापा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न भी आपको काफी इम्पोर्टेंट है, और ये कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आपको ये बताना है कि जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, आधुनिक रसायन शास्त्र, उसका जनक किसे माना जाता है? तो लेबोजियर को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? लेबोजियर को माना जाता है। वही अगर हम बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा जो CV रमन है, इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये प्रश्न जो है UPPCS में
यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा आप जो है आइंस्टीन के बारे में याद रखिएगा कि आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करी थी। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए आइंस्टीन को और देखिए आइंस्टीन का ही समीकरण है E बराबर mc², जो कि आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर 3 बातें याद रखिएगा कि आइंस्टीन ने E बराबर mc² समीकरण दिया और इनको प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था। इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न भी काफी समझने वाला प्रश्न है और जिनका भी बैकग्राउंड साइंस नहीं है या फिर साइंस में पकड़ नहीं रखते हैं उनको ये प्रश्न नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। यहाँ के पे कहा जा रहा है इस प्रश्न में कि एक तत्व में, ठीक है, कोई तत्व है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या बताइए दोस्तों। इस तत्व की क्या बताना है, द्रव्यमान संख्या बताना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, जो कोई तत्व होता है, एलिमेंट होता है, तो उसका जो परमाणु संख्या होता है इसे हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, तो परमाणु संख्या को हम लोग दोस्तों जेड से डिनोट करते हैं। और जेड बराबर यानी परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और ये बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होता है। ये चीजें यहाँ पे एक चीज याद रखना है। और यहाँ पे हम आपको बताते चले कि आपको जो कैलकुलेट करना है ये आपको द्रव्यमान कैलकुलेट करना है, ठीक है दोस्तों। तो द्रव्यमान को हम लोग क्या करते हैं, परमाणु द्रव्यमान को हम लोग एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक जो मास होता है उसको ए से डिनोट करते हैं। ये बराबर होता है n प्लस p यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या और प्लस प्रोटॉन की संख्या, ठीक है दोस्तों। तो ये बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान के। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न में ही आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है और न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों को जोड़ दीजिए यानी कि परमाणु द्रव्यमान आपको बताना था। तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या यानी कि 20 प्लस 18 दोनों को जोड़िएगा तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको एक और देखिए, जिसको इक्वेशन वगैरह नहीं समझ में आता है तो उसको सीधी सीधी बात है कि यदि प्रश्न में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या दिया रहे, ठीक है दोस्तों, यदि किसी प्रश्न में इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दिया रहे या फिर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दिया रहे तो सीधे सीधे आप दोनों को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ने पे 38 हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है। इसमें आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली यानी लाफिंग गैस कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है दोस्तों। और नाइट्रस ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है N2O होता है। और यदि ये जो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O होता है इसके संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो अपने आप ही हंसने लगता है, इसीलिए इसको क्या जो है लाफिंग गैस कहा जाता है यानी कि हंसने वाली या हंसाने वाली गैस कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है, यानी आपको बताना है कि इसमें से कौन सा तत्व नहीं है। तो देखिए धातु, अधातु, उपधातु ये सब क्या है, तत्व है। जबकि अगर हम गैस की बात करें तो गैस जो है क्या हो जाता है दोस्तों, तो गैस जो है मिक्सचर होता है यानी कि मिक्सचर होता है, यानी आप कह सकते हैं कि ये मिश्रण होता है। आप कहिए कि गैस मिश्रण कैसे होता है, तो देखिए मिश्रण का मतलब इसमें दो से अधिक पदार्थ जो है मिला रहेगा, दो से अधिक चीजें इसमें मिला रहेगा। जैसे कि कोई भी आप गैस ले लेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो कई सारे उसमें चीज मिला हुआ रहता है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें से ये जो है गैस है जो है आपको तत्व नहीं होगा, ठीक है। जबकि धातु, अधातु, उपधातु ये सब तत्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। पानी का पीएच मान पूछा हुआ है दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। पानी का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। पानी का पीएच मान जो है 7 होता है। और खास करके अगर हम बात करें प्योर वाटर का, ठीक है, प्योर वाटर यानी कि शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। और शुद्ध पानी जो है उदासीन विलयन जो होता है उसका भी पीएच मान 7 होता है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। और यदि किसी
किसी चीज का पीएच मान जो है, पीएच वैल्यू है, ये आपको अगर 7 से कम होता है, ठीक है, 7 से अगर कम है तो ये जो है अम्लीय हो जाएगा, यह विलयन क्या हो जाएगा, कम है तो अम्लीय होगा। और यदि 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है तो यह विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें भी आप लोग को याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है ग्रीन हाउस गैस में मुख्यतः घटक क्या होती है। तो जो आप ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो इसमें कई घटक मिले होते हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः क्या क्या होता है ये चीजें आपको बताना है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः क्या होते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसों में न केवल कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि मीथेन जिसका फार्मूला CH4 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला अभी हमने आपको बताया N2 होता है, ओजोन इसको हम O3 से डिनोट करते हैं। तो ये सभी चीजें इसमें मिला होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए यहाँ पर आपको हम बताते चलिए कि ग्रीन हाउस गैस सिर्फ इतना ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन के अलावा आप इसको याद रखेंगे कि जो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, और SF6 ये भी जो है आपको ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा जो है जल वाष्प और कालिक, ये दोनों चीजें भी आपको इसके अंतर्गत आता है, यानी ग्रीन हाउस के अंतर्गत आता है। तो ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सभी एग्जाम्पल आपको याद रखना है दोस्तों, ताकि एग्जाम में इसमें से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है या एक से अधिक आ सकता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न में क्या आपसे पूछा गया था कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, यानी आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपको बताना कि कौन सा चीज है जिसमें कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, और ये कई एग्जामों में पूछे गए हैं। तो जो केरोसिन तेल होता है, यानी कि मिट्टी का तेल होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा A। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कई चीजें ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इन सब चीजों को निगलेक्ट करिए। कांच में भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और मिट्टी में तो निश्चित तौर पे होगा, और सीमेंट में भी होगा, लेकिन जो केरोसिन ऑयल है तो इसमें जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो ये चीजें आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं कि प्राकृतिक रबर जो है आपको आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो आइसोप्रीन का बहुलक जो है आपको प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का है। ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इससे पहले वाले वीडियो में हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करी थी और चीनी की। यहाँ पर फिर से आया हुआ है कि देखिए ग्लूकोज का सूत्र है, तो ग्लूकोज का सूत्र जो है C6H12O6 होता है, यानी इसमें कार्बन की संख्या 6 होगा, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन फिर 6 होगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है। देखिए ये ग्लूकोज बनता कैसे है, तो देखिए सबसे पहले चीनी जिसे हम शुगर कहते हैं, तो शुगर यानी कि चीनी, ठीक है, और इसको सुक्रोज भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, सुक्रोज भी कहते हैं इसे। इसका फार्मूला C12H22O11 होता है, तो C12H22O11 आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीनी का फार्मूला है, और चीनी ही जब टूटता है, ठीक है, चीनी जब टूटता है यानी कि ये जो सुक्रोज है यही जब टूटता है तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे काफी आपको VBI चीजें हैं जो कि आपको सीखने के मिलेंगे दोस्तों, कि यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि आप ये बताइए कि जो CO है समूह का अबंध क्रम क्या है। CO यानी कि कोबाल्ट समूह का अबंध क्रम क्या है, तो इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा। देखिए ये जनरली ISC में आपको पढ़ना है, तो इस तरीके के प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं जनरल कंपटीशन में, लेकिन कभी कभी एक आध प्रश्न यहाँ से आ जाता है। तो देखिए एक आध प्रश्न में यही पूछ लिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 2 कार्बन एटम, यानी अगर 2 कार्बन एटम है तो 2 कार्बन एटम के बीच जो है जो आपका अगर देखेंगे 2 कार्बन एटम है तो दो उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है यानी अबंध क्रम जो है वो 3 होगा। तो ये चीजें याद रखना है। तो 2 कार्बन एटम के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है ये भी आपको 3 होगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है CO यानी कि कार्बन ये जो कोबाल्ट है इसका भी जो बंधन
आबंध क्रम है यानी बॉन्ड ऑर्डर है, ये भी 3 होगा। तो एक चीज आप एक्स्ट्रा यहाँ यहाँ याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे कि जो बॉन्ड ऑर्डर है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है इज 1। तो यहाँ पे जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है ये आपको 1 होता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फार्मूला है, देखिए एक यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिख लिया है कि कभी अगर आपसे ये पूछ ले कि जो CO2 है इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तो इसमें 4 हो जाएगा। वही C2H2 जो होता है इसका देखिए C2H2 का एक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो N2 है इसका भी स्ट्रक्चर जो है आपको इस प्रकार का होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर आप लोग याद रखेंगे ताकि एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से उत्तर कर सके। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी। तो पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। देखिए चार्ल्स डार्विन काफी फेमस है, इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं डार्विनवाद का सिद्धांत, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो दी ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज जो है डार्विन के द्वारा ही लिखा गया है, तो ये चीजें आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में देखिए क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि जो आपका शैवाल है वो कवक है मिलने से लाइकेन बन जाता है, क्या बन जाता है। देखिए आपको एक बार ऐसे भी सवाल पूछा था कि लाइकेन क्या है, तो लाइकेन कवक और शैवाल दोनों से मिलकर ही बना होता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो प्रक्रिया होती है कि शैवाल और कवक से मिलाकर के लाइकेन बनता है, तो यह क्या कहलाता है, ये म्यूचुअलिज्म कहलाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, म्यूचुअलिज्म क्या है, ठीक है। तो कवक और शैवाल दोनों की जो मिलने की प्रक्रिया है तो उससे जो लाइकेन बनता है, तो ये जो प्रक्रिया है म्यूचुअलिज्म की प्रक्रिया होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा है। तो देखिए अगले प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है, काफी बीबीआई प्रश्न है और ये काफी अपवादित भी रहा था ये प्रश्न कि जीव जहां रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। तो जीव जहां रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो उसको जो है हैबिटाट कहते हैं, ठीक है। हालांकि कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो इसको नीच भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि कई किताबों में कंफ्यूजन था, इसको लेकर के आयोग ने इसका उत्तर ई मान लिया और इसको जो है माने कि इस प्रकार से इसका उत्तर ई मान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो जो आपका सौर ऊर्जा होता है वो आपको एटीपी में कहाँ बदलता है, तो क्लोरोप्लास्ट में बदलता है, ठीक है दोस्तों। तो क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा जो है एटीपी में बदलती है, ये आपको याद रखना है। और एक और जो बीबीआई प्रश्न है जो कि काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ से आपको कई चीजें सीखने को मिलेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है यानी बाय प्रोडक्ट है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है, पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो वह प्रक्रिया में आपको जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या निकलता है। चलिए इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि एक इक्वेशन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो रहेगा ही, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में और प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से प्रतिक्रिया करता है वो भी प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है और पर्ण हरित होना चाहिए क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ संपन्न होगी, तो पत्ता का जो पर्ण हरित वाला भाग होता है उसी में संपन्न होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाता है, ये बनाता है C6H12O6, ठीक है। और आप जानते हैं कि C6H12 ये जो है आप जानते हैं कि फार्मूला भी आप लोग याद रखिएगा, तो ये बनाता है C6H12O6 प्लस 6 जो है आपको ऑक्सीजन का अणु निकलता है, यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में यही ऑक्सीजन निकलता है। तो जब एनसीईआरटी पढ़े होंगे या फिर इग्नू का जो असाइनमेंट आता है उसमें जो है ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप लोग को याद रखना है। और कई बार एग्जाम में ये पूछे भी जा चुका है कि प्रकाश संश्लेषण का जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है, तो ऑक्सीजन सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसका
उत्तर क्या हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, तो इसमें प्रकाश ऊर्जा दोस्तों रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है। तो कई बार प्रश्न जो है आपको यहाँ से भी बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाता है, तो ये आपको रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी में बन जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं, हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आने वाले दिनों में आपको बीपीएससी और बिहार एसएससी का जो टेस्ट सीरीज है ये आपको फ्री में आपको मिल जाएगा दोस्तों। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पे जो है सारे टेस्ट जो है रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट पेपर डाला जाएगा दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।